हेरोइन जो है वो एक ओपियाइड सब्सटेंस है जो कि मॉर्फिन की आप एक शक्ल कह लें कि मॉर्फिन से ये डिराइव किया जाता है। और मॉर्फिन जो है ये एक पॉपी प्लांट के ऊपर एक फली लगती है जिसके अंदर से इसको निकाला जाता है। ये एक नेचुरल सब्सटेंस है। हम तमाम इंसानों के जिस्म में कुदरत की तरफ से ओपियाइड्स की कुछ मिकदार हमारे बॉडीज़ के अंदर मौजूद होती है। अगर आप अपने हाथ को पिंच करें, चुटकी काटें, तो थोड़ी देर के बाद आपको वो तकलीफ़ जो है वो आपकी रफ़ा हो जाती है, क्योंकि आपका ब्रेन सिग्नल ये देता है बॉडी को कि इस जगह पे ये तकलीफ़ मौजूद है। सो ओपियाइड्स जो नेचुरल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं ये वहाँ जाते हैं और पेन को रिलीफ देते हैं। यही जो सब्सटेंस है ये जब आप जिस्म से बाहर की बात हम करते हैं तो ये पॉपी प्लांट से डिराइव किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि फली के अंदर से उसको निकाला जाता है और ये एक नेचुरल वे में सब्सटेंस जो है वो लिया जाता है। उसके बाद इसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ों को मिक्स करके इसको ज़्यादा इनरिच किया जाता है या इसका जो असर है उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ और सोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। यूजुअली ये वाइट पाउडर की शक्ल में होता है या ब्राउन पाउडर की शक्ल में होता है, लोग इसे ब्राउन शुगर भी बोलते हैं, या फिर ये एक स्टिकी मादा सा होता है जिसको ब्लैक टार हेरोइन का नाम भी दिया जाता है। मुख्तलिफ इलाकों में बसने वाले लोग जो हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में बसने वाले लोग इसको मुख्तलिफ नामों से बुलाते हैं। मैं अगर ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में इसको हेरोइन भी कहा जाता है, और अगर मैं अपनी यंग जनरेशन की बात करूं तो वो इसको हैरी के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, विच लुक्स सो मॉडर्न एंड विच लुक्स सो कूल आल्सो। अच्छा, जब हम हेरोइन की बात करते हैं तो ये ख़ास तौर पे साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, मेक्सिको के अंदर और कोलंबिया के अंदर पॉपी प्लांट की काफ़ी ज़्यादा काश्त की जाती है, और ये लोग खेतों के अंदर इसको उगाते हैं और वहाँ से फिर ये आगे जो है भेजा जाता है हेरोइन को बनाने के मकासद के लिए। सही। अच्छा, जब मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ तो इसमें खैबर पख्तूनख्वा एक सूबा जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर नज़र आता है। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वो आज मैंने जो सब्सटेंस चूज़ किया है जिसके ऊपर हम रहनुमाई फराहम करना चाह रहे हैं वो है हेरोइन। और पहला सवाल ही मैं आपसे ये पूछूंगी कि आखिर ये हेरोइन चीज़ क्या है? इतना इसका नाम मशहूर है, 1978 से पाकिस्तान इसकी वबा के अंडर है और बेशुमार जाने ये सब्सटेंस ले चुका है, और बेशुमार ऐसे नौजवान इस वक्त भी मौजूद हैं पाकिस्तान में जो इसकी लपेट में है। तो मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले बताएं कि ये चीज़ क्या है। अच्छा, हेरोइन जो है वो एक ओपियाइड सब्सटेंस है जो कि मॉर्फिन की आप एक शक्ल कह लें कि मॉर्फिन से ये डिराइव किया जाता है। और मॉर्फिन जो है ये एक पॉपी प्लांट के ऊपर एक फली लगती है जिसके अंदर से इसको निकाला जाता है। ये एक नेचुरल सब्सटेंस है। हम तमाम इंसानों के जिस्म में कुदरत की तरफ से ओपियाइड्स की कुछ मिकदार हमारे बॉडीज़ के अंदर मौजूद होती है। अगर आप अपने हाथ को पिंच करें, चुटकी काटें, तो थोड़ी देर के बाद आपको वो तकलीफ़ जो है वो आपकी रफ़ा हो जाती है, क्योंकि आपका ब्रेन सिग्नल ये देता है बॉडी को कि इस जगह पे ये तकलीफ़ मौजूद है। सो ओपियाइड्स जो नेचुरल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं ये वहाँ जाते हैं और पेन को रिलीफ देते हैं। यही जो सब्सटेंस है ये जब आप जिस्म से बाहर की बात हम करते हैं तो ये पॉपी प्लांट से डिराइव किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि फली के अंदर से उसको निकाला जाता है और ये एक नेचुरल वे में सब्सटेंस जो है वो लिया जाता है। उसके बाद इसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ों को मिक्स करके इसको ज़्यादा इनरिच किया जाता है या इसका जो असर है उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ और सोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। यूजुअली ये वाइट पाउडर की शक्ल में होता है या ब्राउन पाउडर की शक्ल में होता है, लोग इसे ब्राउन शुगर भी बोलते हैं, या फिर ये एक स्टिकी मादा सा होता है जिसको ब्लैक टार हेरोइन का नाम भी दिया जाता है। मुख्तलिफ इलाकों में बसने वाले लोग जो हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में बसने वाले लोग इसको मुख्तलिफ नामों से बुलाते हैं। मैं अगर ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में इसको हेरोइन भी कहा जाता है, और अगर मैं अपनी यंग जनरेशन की बात करूं तो वो इसको हैरी के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, विच लुक्स सो मॉडर्न एंड विच लुक्स सो कूल आल्सो। अच्छा, जब हम हेरोइन की बात करते हैं तो ये ख़ास तौर पे साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, मेक्सिको के अंदर और कोलंबिया के अंदर पॉपी प्लांट की काफ़ी ज़्यादा काश्त की जाती है,
और ये लोग खेतों के अंदर इसको उगाते हैं और वहाँ से फिर ये आगे जो है भेजा जाता है हीरोइन को बनाने के मकासद के लिए। सही। अच्छा, जब मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ तो इसमें खैबर पख्तूनख्वा एक सूबा जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर नज़र आता है और खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले तकरीबन 11% लोग जो हैं वो दीगर नशों के साथ प्राइमरीली हीरोइन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। 11% एक काफ़ी बड़ी परसेंटेज है। और इसके अलावा पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो दुनिया के तमाम ममालिक में से पाकिस्तान पर कैपिटा हीरोइन इस्तेमाल करने वाले ममालिक के अंदर टॉप की पोजीशन संभाले हुए है। यानी पाकिस्तान के अंदर हीरोइन एडिक्शन जो है ये दुनिया के तमाम ममालिक से सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में तकरीबन हर साल जो लोग हैं वो 44 टन हीरोइन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं इंटरनेशनली बात करूं तो 110 टन हीरोइन जो है वो पाकिस्तान के थ्रू दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तक भेजी जाती है इंटरनेशनली, जहाँ पे लोग फिर इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में हर साल 44 टन के करीब लोग हीरोइन को इस्तेमाल करते हैं, जिसको ये स्निफ करते हैं, सिगरेट में डाल के इसको इस्तेमाल किया जाता है या स्नॉट किया जाता है या फिर इसके इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो 6.7 मिलियन के करीब हैं। ये मैं 2013 के अदादो शुमार आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो कि UNODC की रिपोर्ट के मुताबिक हैं। और अगर हम अंदाज़ा करें तो इसमें कुछ मिलियंस का आप और इजाफा कर लीजिए। और जब मैं हीरोइन एडिक्शन की बात करती हूँ तो हीरोइन के अंदर खालिस्तान तकरीबन 5 लाख लोग जो हैं वो इंजेक्शंस लगाते हैं। और इन 5 लाख लोगों के अंदर जो इंजेक्शंस लगाते हैं तकरीबन 43% लोगों के अंदर HIV पॉजिटिव है। और इसके अलावा हेपेटाइटिस C है जो कि नीडल शेयरिंग की वजह से आता है। और तकरीबन जितने भी लोग इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं 70% जो कि काफ़ी बड़ी परसेंटेज है वो नीडल को शेयर भी करते हैं। ये UNODC की रिपोर्ट के अंदर तमाम अदादो शुमार हैं, जो भी लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो जाकर ऑनलाइन इसको पढ़ सकते हैं। सही। सो ये हीरोइन के वेयर अबाउट्स। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कितने फ़ीसद लोग जो पहली दफ़ा हेरोइन को इस्तेमाल करते हैं तो वो इसके एडिक्शन में ही जाएंगे, तो क्या कोई रेशो साइंस ने इसके बारे में कोई? अच्छा, इससे पहले मैं एक और अहम बात व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में हालांकि हमारा रिलीजन और कानून दोनों ही किसी भी किस्म के नशे के इस्तेमाल की सख्त ममानत करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर या हमारे कल्चर के अंदर कुछ एक्सेप्टेबिलिटी है ड्रग्स के हवाले से, जिसमें चर्स काफ़ी कॉमन है। अगर कोई चर्स इस्तेमाल कर रहा है तो लोग इसको कोई लम्हा फिक्रिया ख्याल नहीं करते। अगर कोई शराब पी रहा है तो लोगों के लिए ये कोई लम्हा फिक्रिया नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स हीरोइन इस्तेमाल करता है तो लोग इसको काफ़ी बड़ा भयानक ख्वाब कंसिडर करते हैं और समझते हैं कि ये इसको नहीं करना चाहिए। बाकी अगर नशे ये इस्तेमाल करे तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन हेरोइन इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी हेरोइन के हवाले से लोगों के जहनों के अंदर एक ख़ास किस्म का डर है और वो समझते हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि ज़िंदगी हारने पे मजबूर इंसान को कर देती है, जो कि लोगों को फुटपाथ तक लेटने पे मजबूर कर देती है। सो ये ना किया जाए, बाकी और जो चीज़ें हैं वो की जाएँ। जहाँ तक हीरोइन एडिक्शन की बात है कि कितने फ़ीसद लोग जो हैं वो एडिक्ट बनते हैं, अमूमी तौर पे ख्याल ये किया जाता है कि जितने भी लोग हीरोइन इस्तेमाल करते हैं वो एडिक्ट ज़रूर बनते हैं, और जो हीरोइन इस्तेमाल करने वाले हैं उन्हीं को एडिक्ट कंसिडर किया जाता है। जो शराब इस्तेमाल करने वाले हैं, चर्स इस्तेमाल करने वाले हैं, उन्हें लोग एडिक्ट कंसिडर नहीं करते और उन्हें वो कहते रहते हैं कि छोड़ दो छोड़ दो, और ये भी ख्याल करते हैं कि ये जिस दिन चाहेगा ये काम करना छोड़ देगा। लेकिन हीरोइन इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर जो हम लोग देखते हैं ये वही लोग हैं जो एक रूट मैप से गुजरते हुए हीरोइन तक पहुंचते हैं। यानी ज़्यादातर लोग जो हैं वो डायरेक्टली हीरोइन को इस्तेमाल पहले नशे के तौर पर नहीं करते, बल्कि ये पहले नशे के तौर पे वो सिगरेट इस्तेमाल करते हैं, फिर वो चर्स लेते हैं, फिर वो शराब इस्तेमाल करते हैं, और ये एडिक्शन की प्रोग्रेशन है जो कि अल्टीमेटली उन्हें हीरोइन के ऊपर लाकर खड़ा कर देती है। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ साइंटिफिक फैक्ट्स की कि कोई शख्स पहली दफ़ा अगर हीरोइन इस्तेमाल करेगा तो तकरीबन पहली दफ़ा हीरोइन इस्तेमाल करने वाले लोगों के अंदर 70% चांसेस होते हैं कि वो पहली दफ़ा इस्तेमाल के बाद या 2, 4, 6 दफ़ा इस्तेमाल के बाद एडिक्शन उनके अंदर डेवलप हो जाएगी। 30% लोग जो हैं उनके अंदर एडिक्शन डेवलप नहीं होती और उन्हें काफ़ी अरसा इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है एडिक्शन को डेवलप करने के लिए।
लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स जो हमारे पास भी आते हैं, जब भी हम उनकी हिस्ट्री के ऊपर बातचीत करते हैं कि वो नशों की तरफ कैसे गए, तो आमतौर पे वो एक रोड मैप बताते हैं कि पहले हमने ये नशा शुरू किया, फिर ये किया, फिर ये किया, अब हम हीरोइन कर रहे हैं या अब हीरोइन के साथ कोकीन भी मिक्स करके कर रहे हैं। मैंने अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में सिर्फ एक ही बंदे को देखा जिसने मुझे बताया कि उसने सबसे पहला जो नशा ट्राई किया था वो हीरोइन थी, और वो सिगरेट से भी पहले उसने ट्राई किया। सो अमूमी तौर पे लोग जो हैं वो छोटे नशों से बड़े नशे की तरफ आते हैं, लेकिन अगर कोई डायरेक्टली बड़ा नशा इस्तेमाल करता है तो 70% चांसेस हैं कि वो फर्स्ट टाइम यूज़ के बाद या फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम यूज़ के बाद एडिक्ट बन जाएगा। अच्छा मैम, इसमें मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि हम बात करें ओपीएम की या हेरोइन की, तो ऐसा क्या है इस चीज़ में, इस सब्सटेंस में, कि जो भी इसको इस्तेमाल करता है वो दोबारा लेने पे मजबूर है, या इसकी डिपेंडेंसी में लोग क्यों जाते हैं? कोई तो एक इसमें ऐसा इफ़ेक्ट होगा जो उनको अच्छा फील कराता है, तो वो क्या ऐसा इफ़ेक्ट है? देखें, कोई भी नशा जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हें मूड ऑल्टरिंग हम कहते हैं तमाम ही नशों को। इसका मतलब है कि राइट नाउ किसी अगर तकलीफ में से कोई गुजर रहा है, परेशानी में से गुजर रहा है, तो नशे समहाउ, एक उनका साइंटिफिक फैक्ट ये है कि वो समहाउ आपकी उस तकलीफ को रफा करने में आपकी मदद करते हैं। ये एक शॉर्टकट मेथड है, ठीक, कि आप एक लंबी वॉक करने की बजाय थोड़ा सा नशा इस्तेमाल कर लें तो आपको तकलीफ जो है वो आपकी रफा हो जाएगी। और अगर मैं हीरोइन की खास तौर पे बात करती हूँ तो हीरोइन इस्तेमाल करने वाले वो लोग हैं जिन्हें किसी ना किसी जिस्मानी तकलीफ में से गुजरना पड़ रहा होता है या जहनी तकलीफ में से गुजरना पड़ रहा होता है या पेन का बड़ी शिद्दत से एहसास रहता है। वो जब इस्तेमाल हीरोइन करते हैं तो वो उस तकलीफ में से निकल जाते हैं, क्योंकि जो ओपियाइड्स हैं जैसे नेचुरली वो पेन रिलीवर्स का काम करते हैं। वो ना सिर्फ पेन रिलीवर्स का काम करते हैं बल्कि कुछ प्लेयर भी आपके अंदर इनकलकेट करने की तरफ जाते हैं। किसी हद तक थोड़ी बहुत खुशी भी वो आपको देते हैं, लेकिन इनका मेजर जो साइंटिफिक एक बेनिफिट है वो पेन रिलीवर का है। इसी वजह से कैंसर के पेशेंट्स को जब उन्हें कीमोथेरेपी की जा रही होती है और पेन बहुत शदीद होती है तो डॉक्टर्स भी ओपियाइड्स के ऊपर मबनी अद्वियात जो हैं वो उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हैं और रिकमेंड करते हैं कि वो उसकी एक मखसूस डोज को लेने की तरफ जाएं। लेकिन जब डॉक्टर आपको कोई एक मखसूस डोज देता है तो फिर ये बात तय है कि आपने अपनी जहानत को लड़ाते हुए उस डोज को ज़्यादा या कम नहीं करना, बल्कि आप डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवाई के ऊपर ही महदूद रहेंगे। अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप उन अद्वियात को ज़्यादा बढ़ाने की तरफ जाएं तो फिर इसका मतलब है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। इसके अलावा मेडिकल स्कूल्स के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या डॉक्टर्स बनते हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो ओपियाइड्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और ये ओपियाइड से मुराद ये नहीं कि वो हीरोइन ले रहे होते हैं, बल्कि वो ऐसे इंजेक्शंस ले रहे होते हैं जो कि पेन रिलीवर्स होते हैं और वो ऐसे मकासद के लिए इस्तेमाल बेसिकली करने होते हैं जहाँ पे कोई एक्सीडेंट किसी का हो गया है या कैंसर है और वहाँ पे पेन की शिद्दत बहुत है, तो उसे कम करने के लिए वो इंजेक्शंस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। लेकिन चूंकि डॉक्टर्स को पता होता है इन तमाम चीज़ों का, तो जब वो खुद इस्तेमाल करते हैं, कुछ प्लेयर आता है, कुछ पेन रिलीफ होती है, तो ग्रेजुअली उनके अंदर डिपेंडेंसी भी क्रिएट हो जाती है। सही। अच्छा, मैं इसके फ़ौरन बाद ही मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि हमने जहाँ बात की है इसके कुछ फ़ायदों की कि ये पेन रिलीवर है या मुश्किलात में ये हमें कोई सपोर्ट भी फराहम कर देती है, गो कि ये कोई आर्टिफिशियल सपोर्ट है। आई वोंट से कि ये उसका कोई बेनिफिट है, आई वुड से कि ये साइंटिफिक फैक्ट है कि ये बनाया किसी और पर्पस के लिए गया है, लेकिन इसको इस्तेमाल आप किसी और जगह कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी गलत एयरपोर्ट पे शानदार लैंडिंग करते हैं तो उससे कोई बेनिफिट उनको नहीं मिलता। अगर तो कोई एक्सीडेंट के अंदर है और डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है तो डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करने का कोई खास मकसद है। जब वो मकसद अचीव हो गया तो फिर वो दवाई आपकी जिंदगी से निकल जानी चाहिए, क्योंकि वो एक महसूस मुद्दत के लिए दी जाती है। लेकिन अगर कोई शख्स डॉक्टर की तजवीज़ के बगैर ही कोई ऐसे इंजेक्शन इस्तेमाल करता है या अद्वियात इस्तेमाल करता है या फिर हेरोइन इस्तेमाल करता है तो आप इसको ये नहीं कहेंगे कि इसका कोई वो बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं। सही। अच्छा, मैं अब डायरेक्ट अपने उस सवाल पे आती हूँ जिसको सुनने के लिए यकीनन हमारे नाजरीन बहुत बेचैन हैं कि क्या इफ़ेक्ट क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, ऐसे कौन से हार्मफुल
इफ़ेक्ट हैं हेरोइन के जो कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर देखे जाते हैं, इसमें मैं चाहूँगी कि आप इनके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स भी बताएं कि फौरी तौर पे क्या इफ़ेक्ट आता है, और इसके कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट भी बताएं कि जो हेरोइन यूज़ करता है वो एक लॉन्ग टर्म वो किस किस्म की कंडीशंस में आ जाता है। तो ये मैं चाहती हूँ आप बताएं। देखिए, जब भी कोई हीरोइन फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करेगा तो फौरी तौर पे उसका जो जिस्म है वो गर्म होने लगता है, और इसके अलावा डिजीनेस सी होती है, गनुदगी सी तारी होती है। इसको टेक्निकली हम नोडिंग कहते हैं कि सोने और जागने के बीच की कोई कैफियत के अंदर वो आता है। बाज़-औक़ात नाज़िया भी फील होता है या वॉमिटिंग करने की तरफ जाता है, इससे स्लीप भी स्लाइटली मुतासर उसकी होती है। सो ये कैफियत हैं जो कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट हम कह सकते हैं। मुंह खुश्क होने लगता है फौरी इस्तेमाल के बाद। सो बाज़-औक़ात ठंडे पसीने आने लगते हैं आपको थोड़ी देर इस्तेमाल के बाद। सो ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट हैं जो कि हमें उन पेशेंट्स के अंदर नज़र आते हैं, अलॉन्ग विद सम प्लेयर या पेन के अंदर कोई कमी वाक़या होती है। जब हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात करते हैं तो वो काफ़ी डेंजरस किस्म के लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं। ख़ास तौर पे मैं बात करना चाहूँगी कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट के अंदर जो हमारे दिल के इर्द गिर्द का हिस्सा है, जो हार्ट लाइनिंग है, वो काफ़ी मुतासिर होती है। इसके अलावा दिल के वॉल्व काफ़ी मुतासिर होते हैं और उनके अंदर इन्फेक्शंस क्रिएट हो जाती है लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के बाद। जो लोग इंजेक्शन यूज़ करते हैं, इंजेक्शंस जो हैं उनके जिस्म के ऊपर, टांगों के ऊपर, बाजुओं के ऊपर, जहाँ जहाँ इंजेक्शन वो इस्तेमाल करेंगे, चूँकि वो वेन्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इंट्रावेनस कर रहे होते हैं, तो वेन जो हैं या शरियानें हमारी जिस्म के अंदर वो पतली होनी शुरू हो जाती हैं और फिर वो मिलती भी नहीं है। यानी वो अगर आपको किसी तकलीफ़ की वजह से कोई इंट्रावेनस इंजेक्शन लेने की ज़रूरत है तो बाज़-औक़ात ढूंढने से भी जो वेन है वो नज़र नहीं आती, और डॉक्टर जो हैं वो माथे के अंदर ट्रेस कर रहे होते हैं या किसी ऐसे जगह को ट्रेस कर रहे होते हैं जहाँ पे इंजेक्शन नहीं लगा। लेकिन जो इंजेक्शन लगाने वाले हैं उनकी कोशिश होती है कि जहाँ जहाँ मुमकिन है वो वहीं पे इंजेक्शन जो हैं वो लगाने की तरफ जाएं। और बाज़-औक़ात दोनों बाजुओं के ख़ास तौर पे ये हिस्से और टांगें जो हैं उनकी ना सिर्फ उन पे ज़ख़म के निशान होते हैं बल्कि ज़ख़म गले सड़े होते हैं, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होता कि यहाँ पे कोई तकलीफ़ है, क्योंकि जो हीरोइन है वो आपकी तकलीफ़ आपको महसूस नहीं करने देती। सही। अच्छा, इसके अलावा इंसोम्निया काफ़ी ज़्यादा कॉमन है जो ऐसे लोगों में देखा जाता है जो थोड़े अरसे से या काफ़ी अरसे से हीरोइन इस्तेमाल करने की तरफ जाते हैं। हीरोइन आपके जिस्म को कमज़ोर भी करना शुरू कर देती है, आपकी स्किन की रंगत जो है वो पेल होती है। और ख़ास तौर पे मैं प्रोफेशनल्स की बात करूँगी या ऐसे लोगों की बात करूँगी जो कि जिनके घर में कोई ना कोई प्यारा जो है वो हीरोइन के नशे का शिकार है, तो वो फ़ौरन शक्ल से ही पहचान जाते हैं कि अच्छा ये कौन सा बच्चा ड्रग यूज़ कर रहा है, क्या ये हीरोइन इस्तेमाल कर रहा है या चर्स इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि शराब और चर्स जो है वो आपको जिस्मानी तौर पे कमज़ोर नहीं करती, लेकिन जो हीरोइन है वो आपको जिस्मानी तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। आपको भूख की जो तलब है वो कम से कम करने की तरफ जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने बात की कि ज़ख्म आपके जिस्म पे होना शुरू हो जाते हैं जिसके अंदर गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे और आपकी टांग जो है वो मुतासिर होती है। हीरोइन के अंदर जब इस्तेमाल करते हैं तो आजकल हीरोइन के अंदर दीगर नशों को ना सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है बल्कि इसके अलावा शुगर उसके अंदर ऐड की जाती है, पाउडर्ड मिल्क ऐड किया जाता है, स्टार्च ऐड की जाती है। इसका मतलब है कि आप चाहे इसको स्नॉट करें या आप इसको इंजेक्शन के थ्रू लगाएं, आपकी ब्लड के अंदर पाउडर्ड मिल्क शामिल है, स्टार्च शामिल है, शुगर शामिल है, जो कि आपकी वेन्स को जो ब्लड सप्लाई करती हैं आपके दिल को और आपके दिमाग को, आपकी वेन्स को बंद करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मुनासिब मिकदार में खून की सप्लाई जो है ना आपके दिल तक पहुंचती है ना आपके ब्रेन तक पहुंचती है। इसके अलावा हीरोइन का जो इस्तेमाल है कंटिन्यूस, वो आपके हार्ट रेट को भी शैलो रखता है और आपकी जो पल्स रेट है उसको भी वो शैलो रखता है। सो बाज़-औक़ात आपके ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इफेक्ट में किडनीज का ख़राब हो जाना और आपकी जो लीवर है उसमें भी ख़राबी पैदा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो हीरोइन का प्रोसेस है सारे का सारा वो लीवर और किडनी के अंदर जाकर होता है। इसका मतलब है कि वहाँ पे भी ये डैमेजेस क्रिएट करने की तरफ जाएगा। ब्रेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस हीरोइन जो है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसके क्रिएट करती है। जब जजमेंट इम्पेयर्ड हो जाती है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आने लगती हैं, और इसके अलावा ब्रेन के अंदर ख़ास तौर पर जो वाइट मैटर है वो कम होने की तरफ जाता है। और बाज़-औक़ात वो वाइट मैटर से मुराद आप यूँ अंडरस्टैंड कर लें कि जैसे हमारा ब्रेन कोई एक टाउन है
और उसके अंदर किसी जगह पे हॉस्पिटल है, किसी जगह पे स्कूल है, किसी जगह पे मस्जिद है, किसी जगह पे रेजिडेंशियल एरिया है, और उन तमाम के बीचों बीच रोड्स बनी हुई हैं। सो वाइट मैटर जो है वो रोड्स की तरह का रोल प्ले हमारे ब्रेन में करता है, जो कि ग्रे मैटर से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। और अगर वाइट मैटर हमारे ब्रेन में कम हो जाता है हेरोइन की वजह से, तो इसका मतलब है बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होनी है, वो इंफॉर्मेशन वक्त पे ट्रांसपोर्ट नहीं होंगी, या फिर वो इंफॉर्मेशन सीधे से ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जाएंगी ही नहीं। इसी की वजह से आप सही डिसीजन नहीं बना सकेंगे, इसी की वजह से आपकी जजमेंट जो है वो भी ख़राब होती है, आपको सही गलत की पहचान जो है वो नहीं आपका ब्रेन करने की इजाज़त देता। बिहेवियर के ऊपर आपका कंट्रोल जो है वो काफ़ी ख़त्म हो जाता है, आप अपने इमोशंस को मैनेज करने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। सो ये लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें नुकसान देती हैं। आपने बहुत डिटेल से लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स बताए। मैं अगला सवाल भी इसी हवाले से पूछना चाह रही थी, जिसमें से कुछ चीज़ों का जवाब तो आपके इस कंटेंट में भी मुझे मिला। मैं चाहती थी कि नाजरीन को ये भी बताया जाए अलग से कि कैसे वो डिस्टिंग्विश करें कि हमारा ये प्यारा जो है अब ये हेरोइन एडिक्शन में आ गया है, तो ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं या कौन से ऐसे बिहेवियरल चेंजेस हैं कि जिसमें हम देख सकते हैं कि अब जो ये बिहेवियर इसका बनता नज़र आ रहा है, ये बिहेवियर कोई सब्सटेंस अब्यूज़ या हेरोइन है इसके पीछे, तो ऐसे कौन से बिहेवियर्स बनते हैं जो हेरोइन ही। देखिए, जब हम ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं तो तमाम ही सब्सटेंसेस के कुछ मिले जुले आपको बिहेवियर्स के अंदर चेंजेस नज़र आते हैं, जिसमें पैसों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा चूंकि होता है, क्योंकि हीरोइन चर्च की निस्बत महंगी है। सो बार बार ये बच्चे पैसे आपसे मांगने की तरफ जाएंगे, या हो सकता है आपको घर में पैसे अगर किसी जगह आपने रखे हैं तो आपकी जेब से निकल जाएं, चोरी होने की तरफ जाएं, और आप ढूंढते फिरें कि आपने इतने पैसे रखे थे, इसमें से इतने पैसे कम हैं, वो कहाँ गए हैं। बाज़-औक़ात जब काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ जाता है तो कोई ना कोई ज्वेलरी पीस भी ये बच्चे लेकर उठाकर तो इस्तेमाल करने की तरफ जाते हैं। इसके अलावा रात को देर तक जागना और देर से घर आना, और बाहर जिन लोगों के साथ इनका मिलना मिलाना होता है, अगर आपके दरवाजे पे कोई दोस्त बुलाने आता है तो उसकी अजीब व गरीब हालत होती है, कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए, हेल्थ अच्छी नहीं है, हाइजीन बहुत ज़्यादा पुअर है, तो आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बच्चा कोई नशे से मुतल्लिका है। और ख़ास तौर पे इस तरह की जब हालत किसी की होगी तो उसमें हीरोइन जो है वो काफ़ी कॉमन नशा आपको नज़र आती है। लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करने की तरफ जाएंगे, रात को देर से घर आना, सुबह देर तक सोए रहना। अगर आप कहते हैं नाश्ता उठ के कर लो तो नाश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं, खाना के टाइम पे मौजूद है तो खाने में कोई दिलचस्पी नहीं, और रात के टाइम पे तो वो मौजूद ही नहीं होगा क्योंकि ये टाइम उसने बाहर अपने दोस्तों के साथ गुजारना है। इसके अलावा हीरोइन के पेशेंट्स के अंदर ख़ास तौर पे एंटी सोशल बिहेवियर आपको डेवलप होता नज़र आता है, और या एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी बाज़-औक़ात आपको डेवलप नज़र आता है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं लोगों का सामना नहीं करना चाहते, लोगों की नज़रों से छुपना चाहते हैं, क्योंकि कहीं सबकॉन्शियस में उनका माइंड ये कहता है कि अगर तुम लोगों के सामने आओगे तो लोगों को पता चलेगा कि तुम ये काम करते हो तो उससे तुम्हारी बेइज्जती होगी। सो वो लोगों से हमेशा बचेंगे। घर के अंदर गेस्ट है तो वो उनसे मिलना नहीं चाहेंगे, कोई ना कोई बहाना लगाएंगे कि हमने क्यों नहीं मिलना। इसके अलावा वो आपकी नज़रों से भी ओझल रहने की कोशिश करेंगे, रात को देर से आएंगे जब आप सो चुके हों, सुबह उठकर चले जाएंगे, जब आप किसी ना किसी कामकाज में गए हुए हैं या आप सो रहे हैं तो वो उठकर घर से निकल जाएंगे। ठीक, हाइजीन काफ़ी पुअर इन बच्चों की होती है जो ख़ास तौर पे हीरोइन इस्तेमाल करने वाले होते हैं। वो चाहे आपके घर में रहते हैं, अगर आप घर से बाहर देखें जैसे फुटपाथ पे अगर कोई बच्चा रहता है उसकी हाइजीन तो पुअर है ही है, लेकिन जो घर के अंदर है नहाने धोने का कोई ज़्यादा वो पाबंदी नहीं करेगा, कपड़े नहीं बदलेगा, कपड़ों के अंदर आपको कुछ जलने के आसार नज़र आते हैं, जैसे कोई ना कोई सिगरेट लगा हुआ, किसी ना किसी माचिस की तीली के निशान आपको नज़र आते हैं। उनके कपड़े जो हैं वो ज़्यादातर आपको अच्छी हालत में नज़र नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं कुछ जला हुआ लगेगा। इसके अलावा अगर आप उनकी हाथों की उंगलियों को गौर से देखें तो वो पीले निशान होंगे हाथों की उंगलियों पे, या कुछ जले हुए निशान होंगे, और नाखून भी उनके जो हैं वो पीले रंगत जो है या काली रंगत इख्तियार कर चुके होंगे। ये हीरोइन के सब्सटेंस को इस्तेमाल करना, सिगरेट के अंदर डालना या उसको जलाने के प्रोसेस के अंदर उनके ये तमाम हाथ भी ख़राब होने की तरफ जाते हैं। इसके अलावा चेहरे की रंगत काफ़ी ज़्यादा पीली उनकी होती है, जैसे मैंने बताया लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करेंगे, दोस्त उनके अजीबोगरीब किस्म के नज़र आएंगे, बाल हैं बड़े हुए हैं, कटिंग का कोई ख्याल नहीं, पैसों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मांगने की तरफ वो जाएंगे, चोरी करना पड़ेगी तो उससे दरेक नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, घर वालों से बातचीत के अंदर कम से कम वो जाएंगे। इसके अलावा लाइट सेंसिटिविटी भी बहुत होती है कि वो कम रोशनी में रहना चाहेंगे,
वो ज़्यादा रोशनी में रहना नहीं चाहेंगे, यानी रात को उठना और दिन को कोशिश करना सोए रहें और फिर गायब हो जाना। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, जब मैं इस बारे में बात करती हूँ कि कोई पर्सन, अब हम बात ही उस पर्सन की करें जो एडिक्शन में है हेरोइन की, ऐसे में अगर उस शख्स को ड्रग मिलना बंद हो जाए या उसको किसी ट्रीटमेंट में डाल दें या वैसे ही उसे ड्रग नहीं मिल रही, तो ऐसे में किस किस्म के बॉडी विड्रॉल्स वो फेस करेगा जो ख़ास तौर पे हेरोइन देती है, वो उनकी क्या तफसील? अच्छा, बड़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि घरों में लोग कोशिश करते हैं अपने बच्चे को हीरोइन छुड़वाने की, और वो कोशिश ये करते हैं कि कमरे में बंद कर देते हैं, बाज़-औक़ात उसकी मर्ज़ी से और बाज़-औक़ात उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कमरे में बंद कर देते हैं, और उनका ख्याल होता है कि ये कोल्ड टर्की मेथड के थ्रू, जिसमें कोई डॉक्टर नहीं, कोई डॉक्टर की सुपरविजन नहीं, कोई दवाई नहीं, तो ये खुद ही 2-4 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। और उस बच्चे या बच्ची का भी यही ख्याल होता है कि 4-5 दिन अगर आप मुझे बंद रखें, ज़बरदस्ती करें तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं बाहर जाने की कोशिश करूं तो मुझे ना भेजें, बस मुझे खाना टाइम पे दे दिए। अच्छा, जब भी किसी शख्स का विड्रॉल होता है और उसमें हेरोइन का विड्रॉल जो कि काफ़ी सवेयर होता है, इसको हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में करना चाहिए। विड्रॉल मैनेजमेंट जो है ये काफ़ी क्रिटिकल स्किल है, और अगर आप अच्छे तरीके से आपको मैनेज नहीं करना आता तो बाज़-औक़ात आपके बच्चे या बच्ची की या पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो एक तो रिकमेंडेशन ये है कि जब आप विड्रॉल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो फिर हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में होना चाहिए। अल्दो जब हम घर के अंदर कोई विड्रॉल काट रहा है या वो ज़बरदस्ती उसने अपने साथ किया है कि मैं चंद दिन इस्तेमाल नहीं करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, नाक में से पानी काफ़ी ज़्यादा आने लगता है जब भी कोई शख्स हेरोइन का इस्तेमाल एकदम से छोड़ता है, इंसोम्निया की शिकायत वो करता है, टांगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, मसल्स और बोन्स के अंदर दर्द बहुत शदीद होती है, इसके अलावा ठंडे पसीने आना, गूज बम्प्स आना, टांगों के अंदर एक खास बेचैनी है कि उनकी मूवमेंट्स रुक नहीं सकती, उसकी डायरिया उसको होना शुरू हो जाएगा, इसके अलावा वॉमिटिंग वो करना शुरू कर देगा, डिहाइड्रेटेड होगा, पानी की कमी शदीद उसके अंदर नज़र आने की तरफ जाएगी, जिसका घर वाले बाजू का सलूशन ये निकालते हैं कि इसको ड्रिप्स लगवा दें। ड्रिप्स भी कारआमद हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉपर दवाई की भी ज़रूरत है ताकि ये तमाम तकालीफ जो हैं वो उसको फेस ना करनी पड़े और वो अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करने की तरफ जाए। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट ये भी ख्याल करते हैं कि शायद विड्रॉल अगर मैं ज़्यादा तकलीफ से गुजारूंगा तो फिर मुझे कुछ अकल आएगी कि मुझे इसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मैं बार बार उस तकलीफ़ में से नहीं गुजरना चाहूँगा। विड्रॉल की तकलीफ़ जितनी है, नशे का मज़ा उससे ज़्यादा रहता है, और हमेशा जो रीसेंट मेमोरी है हम तमाम लोगों की, वो ज़्यादा ओवर पावर करती है इवन पास्ट की किसी हर्टफुल मेमोरी से भी। रिसेंट अगर आप कोई ड्रग कर रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है तो फिर आपको ये याद नहीं रहेगा कि लास्ट टाइम जो आपने घर में विड्रॉल बर्दाश्त किया था वो कितना शदीद था और वो कितना पेनफुल था और आपने कितनी तकालीफ में से आपको गुजरने की ज़रूरत पड़ी। सो हमेशा याद रखें कि विड्रॉल को घर में डील करने की कोशिश ना करें, ये किसी न किसी डॉक्टर की सुपरविजन में होना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो लोग ड्रग एडिक्शन के माहिर हैं उनकी सुपरविजन के अंदर ये होना चाहिए। लेकिन ये विड्रॉल सिम्टम्स आपको कॉमनली नज़र आएंगे अगर आप घर पे किसी कोई बच्चा छोड़ता है, या इवन हॉस्पिटल में भी अगर कोई छोड़ेगा तो यही विड्रॉल सिम्टम्स उसको आएंगी। हॉस्पिटल के अंदर जब हम विड्रॉल मैनेज करते हैं तो हम रिएक्टिव अप्रोच के साथ नहीं करते, यानी हम बैठ के इंतजार नहीं करते कि अच्छा इसने 2 घंटे पहले नशा किया है तो अब 6 घंटे के बाद इसको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, तो जब तकलीफ आएंगी तो फिर कुछ करेंगे। बल्कि हॉस्पिटल के अंदर जब कोई पेशेंट आता है तो उसकी डोज पूछकर कि इसको कितनी कोई तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, उसको पहले से ही दवाई दे दी जाती है ताकि उसका जिस्म जो है वो उसके अगेंस्ट एक डिफेंस बिल्ड करना शुरू कर दे और वो तकलीफ़ें जो हैं उतनी शिद्दत से उसको महसूस ना करनी पड़े जितनी के शिद्दत से अदरवाइज़ वो आ सकते हैं। सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल इससे पहले कि मैं कुछ ट्रीटमेंट के हवाले से आपसे पूछूं कि ये हेरोइन में ओवरडोज का कैसे पता चलता है, क्या सिम्टम्स हैं कि पता चले कि अब ये पर्सन ओवरडोज्ड है? अच्छा, हीरोइन के अंदर ये शायबा हमेशा रहता है कि आप ओवरडोज ना हो जाएं, और ये काफ़ी रिस्क फैक्टर है क्योंकि जितना भी कोई नशा करता है उसको मज़े की तलब हमेशा उससे ज़्यादा ही रहती है, और ये नशे का जो मज़ा है ये एक बॉटमलेस कोई बकेट है जिसके अंदर आप जितना भी नशा डालते जाएंगे वो भरेगी कभी नहीं, और पेशेंट को या जो भी नशा इस्तेमाल करने वाला है उसको चैन तब आएगा जब वो बकेट भर जाएगी। सो देयर इज़ नो लिमिट टू इट। ठीक, सो
इसमें इस खदशा ये रहता है कि जब भी कोई हीरोइन इस्तेमाल करता है और अगर उसके पास क्वांटिटी ज़्यादा है और वो मज़े के लिए ज़्यादा कर रहा है, और ज़्यादा करने को दिल चाहेगा, और ज़्यादा करने को दिल चाहेगा, तो कहीं पे भी वो ओवरडोज हो सकता है। ओवरडोज जब कोई घर के अंदर है तो उसे एक तो फौरी तौर पे इमरजेंसी में डील करने की ज़रूरत होती है, वो आप घर पे नहीं डील कर सकते। ओवरडोज के जो सिम्टम्स हैं उसमें प्यूपल हमारी सिकुड़ना शुरू हो जाती है, आंख की जो पुतली है वो बहुत, अगर आप आंख खोल के देखेंगे तो बहुत बारीक नज़र आएगी, जितनी नॉर्मल हमारी होती है उतनी नज़र नहीं आएगी। होंठ जो है वो नीले पड़ना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा सांस अगर आप उसकी देखेंगे तो वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चल रही होगी। नब्ज अगर आप उसकी चेक करेंगे तो वो भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलने की तरफ जाएगी। अगर आप उसका मुंह खोल के देखेंगे तो उसकी ज़ुबान का रंग जो है वो आपको नेचुरल जो पिंक होता है वैसा नज़र नहीं आएगा, बल्कि बदलने की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। मुंह उसका खुश्क लगने लगेगा। सो ये चंद सिम्टम्स हैं जो कि हम पहचान। इसके अलावा गुनूदगी बहुत शदीद होगी कि वो बिल्कुल आपको लगेगा कि जैसे फेंट हुआ पड़ा है, बेहोश है, ये हरकत नहीं कर रहा। अगर आप उसको हिलाने जुलाने की कोशिश करेंगे तो वो कोई आवाज़ निकालने की तरफ नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो बहुत मनखनी सी आवाज़, उसकी बारीक सी आवाज़ वो निकालने की तरफ जाएगा। सो ये सिम्टम्स हैं जो कि बज़ाहिर बेहोशी की अलामतें हमें नज़र आती हैं, लेकिन इसमें ख़ास तौर पे होंठों का नीला होना, प्यूपल का सिकुड़ना और इसके अलावा पल्स और जो हमारी ब्रीदिंग है उसका काफ़ी स्लो होना, ये निशानियां हैं। जब भी अगर कोई निशानी ऐसी नज़र आए और आपको पता है कि आपका बच्चा या बच्ची हीरोइन इस्तेमाल करने वाला है तो फौरी तौर पे उसको बग़ैर वक्त ज़ाया किए घर पे उसको होश दिलाने की बजाय फौरी तौर पे उसको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है। मैडम एक सवाल मेरा अभी अधूरा रह गया, कुछ मैं और जानना चाह रही हूँ कि जब कोई पर्सन ओवरडोज होता है तो क्या चांसेस होते हैं, वो कितने रिस्क पे होता है, उसकी जान बचाना क्या पॉसिबिलिटी होती है कि वो वापस दुनिया में आ जाएगा, या क्या इसमें रिस्क है? अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि जब भी कोई ओवरडोज करता है तो उसकी चूँकि सांस जो है वो या तो स्टॉप हो जाती है या फिर आहिस्ता बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसका मतलब है कि उसके ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही जिसकी वजह से वो अलाइव रह सके। इसके अलावा एक तो उसमें डेथ का काफ़ी ज़्यादा ख़दशा होता है और डिपेंड करता है कि पीछे किसने कितना ड्रग यूज़ किया है, क्या वो इतना ज़्यादा है कि वो इस शैलो ब्रीदिंग की वजह से डेथ की तरफ जा सकता है क्योंकि ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। सेकेंडली, अगर एक कंडीशन होती है जिसको मेडिकल में हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सिया के अंदर बाज़-औक़ात जब इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचती ब्रेन को, कुछ मिकदार पहुंच रही है लेकिन जितनी रिक्वायर्ड है उतनी नहीं पहुंच रही, तो बाज़-औक़ात हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर चेंजेस आते हैं जो कि परमानेंट होती हैं। कोमा में भी पेशेंट जा सकता है या कोई परमानेंट डैमेज भी उसको हो सकता है। फ़र्ज़ करें अगर कोई बच्चा है जो कि ओवरडोज जिसने किया और उसकी जान तो बच गई कुछ फौरी कोशिशें करने से, लेकिन वो कोमा में चला गया, काफ़ी साल उसमें ही रहा और फिर इवेंचुअली उसकी डेथ हुई, या फिर कोई ना कोई उसके ब्रेन डैमेज की वजह से किसी ना किसी बिहेवियर के अंदर परमानेंट चेंज आपको नज़र आएगा। जैसे अक्सर देखने में नज़र आता है जो हीरोइन एडिक्ट होते हैं, जो काफ़ी साल लेते हैं हीरोइन को, उनके बॉडी पोस्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आती हैं विच शोज़ के उनके ब्रेन के अंदर डैमेज है। जैसे एक कंधा झुका हुआ है, ये आपको बड़ा कॉमन उनके अंदर नज़र आएगा, या फिर कोई ना कोई फेस के वो टिक्स बनाते हुए नज़र आएंगे। सो ये बताता है कि पीछे कोई ना कोई ब्रेन डैमेज है जो कि परमानेंट नोयत का है कि वो काफ़ी साल रिकवरी में रहने के बाद भी उनके वो चेंजेस जो हैं, जो नेगेटिव हैं, वो दोबारा रिवर्स नहीं हो सके। बहुत सारे चेंजेस रिवर्सेबल होते हैं जब हम ब्रेन डैमेज की बात करते हैं, लेकिन सारे के सारे रिवर्सेबल नहीं होते। कुछ परमानेंट डैमेजेस हैं जिसके साथ फिर पेशेंट को रहना ही सीखना होता है। सही। अच्छा, मेरे प्रोफेशनल्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आप लोगों के पास कोई सवाल है? आमिर साहब, आप सवाल पूछना चाहिए। मैम, मेरा क्वेश्चन था रिलेटेड रियल लाइफ से है कि दो फ्रेंड्स हैं जानने वाले हैं, तो दोनों हीरोइन का यूज़ करते हैं, मतलब उन्होंने यूनिवर्सिटी लाइफ से शुरू कर दिया, तो अब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हैं इस टाइम। तो जो एक भाई हैं उनका तो जो हेल्थ है वो कहते हैं कि बिल्कुल नज़र ही नहीं आता, पता ही नहीं लगता कि यार ये बंदा भी कोई ड्रग्स ले रहा है या कोई इस तरह का सिम्टम है। जो दूसरे हैं उनकी तो अभी बिल्कुल वीक हो गया, बहुत ज़्यादा वीक हो गया। तो वो जो हेल्दी हैं वो कहते हैं कि यार मुझे तो देखो ना इफेक्ट नहीं करती हीरोइन, मुझे तो कोई असर नहीं है, उसको इफेक्ट करती है, उसको लगी है, तो मुझे ना कभी भी लेक्चर दिया करो या मुझे कभी भी बात मत किया करो क्योंकि मेरी सेहत पे इसने कोई असर नहीं डाला। तो ये इन दोनों की सेहत जो एक बिल्कुल ही वीक हो गया और एक बिल्कुल ठीक है, ये वो समझते हैं, मतलब लुक वाइज वो ठीक लग रहे हैं, लेकिन मे बी अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो उसका क्या उनको
ड्रॉबैक हो सकता है? देखिए, साइंस ये कहती है कि किसी भी नशे की कोई भी डोज सेफ नहीं है। ये कुछ ना कुछ डैमेजेस आपकी फिजिकल हेल्थ और आपके ब्रेन हेल्थ दोनों पे क्रिएट करती है, जो कि बाज़-औक़ात तेज़ी से आपके सामने नज़र आने लगते हैं और बाज़-औक़ात ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके वो डैमेजेस आपको नज़र आने लगते हैं। जिन साहब की आप बात कर रहे हैं कि वो जिस्मानी तौर पे बहुत वीक हैं, हो सकता है उनके अंदर बीमारी के जीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों और वो जल्दी उन्हें इफ़ेक्ट किया हो और उनकी जो ड्रग यूज़ करने की डोज है वो भी क्वांटिटी वाइज ज़्यादा हो। जो दूसरे साहब की आप बात कर रहे हैं वो अपनी क्वांटिटी उनकी कम होगी, जिसकी वजह से डैमेजेस उन्हें कम फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन ये एक सफ़र है जो आप पॉइंट 1 से पॉइंट 100 तक जाते हैं और इसमें फ़र्ज़ करें कोई सफ़र में आगे है, कोई सफ़र में पीछे है, लेकिन अगर कोई इस रास्ते पे चल पड़ा है तो इवेंचुअली उसके हाल वही होने हैं जो जिस्मानी तौर पे आपके फ्रेंड जो हैं वो वीक हैं। ये सिर्फ इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कोई जल्दी वहाँ पहुँचा और कोई देर से पहुँचेगा, लेकिन पहुँचना उधर ही है। यानी उसका कोई ये हल नहीं हो सकता कि वो लाइफ टाइम उसी मिकदार में इस्तेमाल करते रहें तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ऐसा बड़ी दफ़ा होता है कि हमारे पास जो 30s की एज में 35 की एज में बच्चे आते हैं या इवन अंडर 30 बच्चे आते हैं, बज़ाहिर वो हेल्दी लुकिंग होते हैं लेकिन एडिक्शन का मसला होता है और उन्हें भी लग रहा होता है कि शायद मेरी हेल्थ भी ठीक है क्योंकि मैं जिस्मानी तौर पर ठीक लग रहा हूँ, जबकि उनका दिल बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और फिर रिसर्च ये भी बताती है कि उनके अंदर हार्ट अटैक के चांसेस जो हैं वो आम बंदे से काफ़ी ज़्यादा होते हैं और बाज़ औक़ात हार्ट अटैक्स जो हैं ये जानलेवा भी होते हैं। ऐसा भी सुनने में बड़ी दफ़ा आता है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो रिकवरी में हैं उन्हें हार्ट अटैक हो गया और उनकी जान गई, क्योंकि पीछे जो ड्रग यूज़ की वजह से डैमेजेस हैं वो तो वहीं पे ही हैं, वो रिकवरी की तरफ ग्रेजुअली ही जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने बात की कि कुछ डैमेजेस को आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैनेज करते हैं, कम होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं। सो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो साहब हैं ये आज बड़े अगर खुश हैं कि मैं ऐसा हूँ तो वो हमेशा ऐसा नहीं रहेंगे। अगर फ़र्ज़ करें उन्हें एडिक्शन को फेस नहीं करना पड़ता तो तब भी वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो उनके एट स्टेक हैं और उनकी काफ़ी बड़ी कॉस्ट उन्हें पे करना पड़ सकती है और उनका दिल डैमेज होता जा रहा है, लंग्स डैमेज होते जा रहे हैं, किडनी डैमेज होती जा रही है, लीवर डैमेज होता जा रहा है, ब्रेन डैमेज होता जा रहा है। ठीक, सो इसका मतलब है कि उसके असरात कुछ ही अरसे में उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता वाज़ा होना शुरू हो जाएंगे। सही। मिस आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए? जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि हीरोइन एडिक्ट जो होते हैं लोग उनको ज़्यादातर HIV, एड्स और हेपेटाइटिस B और C वो ज़्यादा क्यों हो जाते हैं? एक्चुअली जितने भी लोग हेरोइन एडिक्शन में जाते हैं और ख़ास तौर पे जो लोग नीडल्स के थ्रू इंजेक्ट करते हैं वो नीडल शेयर भी करते हैं। जैसे मैंने बात की कि उनकी चूंकि जजमेंट पुअर होती है तो उन्हें ये कोई अंदाज़ा करने में तकलीफ़ ही रहती है कि ये नीडल मैंने एक दफ़ा इस्तेमाल की है तो बस एक ही दफ़ा करनी चाहिए या मैं 6 दफ़ा कर सकता हूँ, या अगर मैंने रात को लगाकर मैं सोया और सुबह अगर मैंने वॉश भी नहीं की तो मैं तब भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, या ये नीडल मेरी जो है ये मेरा फ्रेंड भी शेयर कर सकता है। मैंने अभी तज़किरा किया था कि तकरीबन नीडल जो इस्तेमाल करते हैं लोग उनमें से 70% लोग जो हैं वो नीडल शेयर भी करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं उन्हें दूसरे लोगों से भी लगती हैं, क्योंकि जब भी आप नीडल शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ तो अगर आपको हेपेटाइटिस C है तो यकीनी तौर पे दूसरे बंदे को भी हेपेटाइटिस C होगा, अगर आपको एड्स है तो दूसरे बंदे को भी यकीनी तौर पे एड्स होगा। सो ये ब्लड के थ्रू जो है वो ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जो कि नीडल शेयरिंग की वजह से होती हैं, और इंजेक्शन इस्तेमाल करने वालों की जो हेरोइन इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शंस के थ्रू उनकी बड़ी मिकदार 70% लोग जो हैं वो नीडल शेयर कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। और मिस तहसीना आप कोई सवाल पूछना? जी मिस, जैसे हेरोइन के यूजेज के डिफरेंट तरीके हैं, कुछ लोग स्मोक करते हैं, कुछ स्नॉट करते हैं, कुछ इंजेक्ट कर रहे होते हैं, तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस की सिविरिटी में कोई डिफरेंस होता है या सेम ही कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़ते हैं? डिपेंड करता है कि जैसे अगर कोई स्मोक कर रहा है तो उसके लंग्स काफ़ी ज़्यादा उससे मुतासिर होने की तरफ जाएंगे, और अगर कोई स्नॉट करता है तो चूंकि वो नोज़ के थ्रू कर रहा होता है सो नाक के अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने की तरफ जाएंगे। नाक से जो इस्तेमाल करेगा उसका फौरी बज़ जो है वो ब्रेन तक भी पहुँचेगा। सो इसका मतलब है कि ब्रेन का जो डैमेज है वो भी वहाँ पे ज़्यादा है। जो सिगरेट के थ्रू कर रहे हैं वो लंग्स के थ्रू
जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर चीज़ें जाएंगी वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन तक पहुंचेंगी, लेकिन जो नाक के थ्रू कर रहे हैं वो फौरी ब्रेन तक भी असर उसका पहुंच रहा है। ठीक इसी तरह जो लोग इंजेक्शंस लगाते हैं उनकी वेन्स जो हैं वो काफ़ी वीक होना शुरू होती हैं और बाज़ औक़ात वो कोलैप्स कर जाती हैं, जबकि जो सिगरेट के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी वेन्स कोलैप्स नहीं करती। सो ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं कि हम कौन सा रूट इस्तेमाल करते हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन बज़ाहिर यही देखने में नज़र आता है कि जो भी लोग पहले हीरोइन को सिगरेट के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो मज़ा देना छोड़ देती है, तो फिर वो एक रूट इस्तेमाल करते हैं कि इसको नाक के थ्रू किया जाए। जब वो नाक के थ्रू इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुछ अरसा उन्हें प्लेयर मिलता है, फिर उन्हें लगता है कि ये भी प्लेयर देना छोड़ गई है, फिर उनका कोई दोस्त उन्हें सुजेस्ट करता है कि अगर तुम इंजेक्शन लेना शुरू करोगे तो इससे तुम्हें प्लेयर मिलेगा। सो वो रूट भी चेंज करते हैं। आप इसको यूं कंसिडर करें कि माइल्ड जो है वो सिगरेट के थ्रू है, मॉडरेट जो है वो स्नॉट है, और जो सीवियर फॉर्म इसकी है हेरोइन एडिक्शन की वो एक्चुअली इंजेक्शंस के थ्रू है, जिससे डैमेजेस जो हैं वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा ही होते हैं। तो मिस लाइफ एक्सपेक्टेंसी का भी डिफरेंस आ जाता है, जैसे अगर स्मोक कर रहे हैं तो उनके लिए लेस डेंजरस है और जो इंजेक्ट कर रहे हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं, कम हो जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का नहीं है। फ़र्ज़ करें कि अगर कोई स्मोक कर रहा है या स्नॉट कर रहा है, स्नॉट वाले में ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ओवरडोज होने की तरफ जाएगा, बट अगर कोई स्मोक भी कर रहा है तो वो भी ओवरडोज होने की तरफ जाएगा। कोई वेन्स के थ्रू ले रहा है तो वो भी ओवरडोज होगा। जनरली साइंस ये कहती है कि जितने भी लोग नशा इस्तेमाल करने वाले हैं वो तकरीबन 10 साल उनकी मुद्दत जो है ज़िंदगी की कम हो जाती है एक आम बंदे की निस्बत। फ़र्ज़ करें अगर उन्होंने 60 साल जीना है तो वो 50 साल के बाद ही उनकी डेथ्स हो जाती हैं। और जितने भी लोग एडिक्शन के अंदर होते हैं उनमें से तकरीबन 20% की डेथ्स जो हैं वो पहले 5 साल में हो जाती हैं, क्योंकि देयर आर मैनी फैक्टर्स जो कि आपको डेथ की तरफ लेकर जाते हैं। ओवरडोज इज़ वन ऑफ देम, एक्सीडेंटल डेथ्स उसके अंदर होती हैं। इसके अलावा जब कोई नशे की हालत में होता है तो वो किसी को मारने की तरफ भी जा सकता है और वो अपनी जान भी लेने का उसमें रहता है, यानी उसमें सुसाइड का फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बाज़ औक़ात प्ले करता है। सो देयर आर मेनी फैक्टर जिसके थ्रू डेथ्स के चांस जो हैं वो एट रिस्क हैं। सही। और मिस सुनैना आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? मिस मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जब मोस्टली बीमार होते हैं तब अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं, लेकिन पेरेंट्स को क्या अपने बच्चों की ओकेजनली ब्लड टेस्ट कराते रहना चाहिए ताकि वो देख सकें क्या मतलब उनके ब्लड में कोई अगर इस तरह के एडिक्टिव सब्सटेंस है तो ताकि वो डिटेक्ट हो जाए? तो इस पर आपकी अच्छा, ये एक बड़ी कॉमन चीज़ नज़र आती है कि जब भी घर के अंदर कोई मसला होता है तो लोग मसले को बराह रास्त डिस्कस नहीं करते, वो मसले के इर्द गिर्द घुमन घेरियाँ लेना शुरू कर देते हैं और हीले बहानों से दूसरे को बताना शुरू करते हैं कि देखो तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है तो तुम उससे बाज आ जाओ। सबसे पहली चीज़ पेरेंट्स को ये करना पड़ेगी कि जो भी मसला बच्चों के अंदर देखें वो उस मसले को डायरेक्टली डिस्कस करें। पेरेंट्स सिगरेट के मौजू पे उन्हें बात करनी चाहिए बच्चों से। अगर उन्हें लगता है कि बच्चा कोई ड्रग यूज़ कर रहा है तो वो बच्चे से बात करते हैं कि मुझे लगता है, मुझे शक है कि आप किसी तरह का सब्सटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर बच्चा कहता है कि मैं जी नहीं कर रहा, तो आप कह सकते हैं बतौर वालिद या वालदा के कि अच्छा फिर ऐसा करें कि आप हमें यूरिन टेस्ट दे दें, आप हमें कोई ब्लड टेस्ट दे दें जिससे हमारा इत्मीनान हो जाए, क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट के अंदर तमाम चीज़ें आ जाएंगी तो हमारा इत्मीनान हो जाएगा कि अच्छा मैं कुछ नहीं कर रहा। सो पेरेंट्स को ओपनली इन मौज़ूआत पे अपने बच्चों से बात करना पड़ेगी ताकि वो उन्हें बेहतर फैसले करने सिखा सकें जब ड्रग्स यूज़ की बात हम करते हैं। इसके अलावा अगर उनके अंदर अर्ली साइंस आपको नज़र आते हैं तो आप इस वक्त का इंतज़ार ना करें कि जब आप पकड़ेंगे उसको तो फिर आप उसके ऊपर कुछ करेंगे। जब ये रंगे हाथों पकड़ा जाएगा तो फिर बात की जाएगी, बल्कि आपको शायबा है, शक है तो उसी शुबे के ऊपर बातचीत उससे करें और उसका यूरिन टेस्ट करवाने की तरफ ज़रूर जाएं, या ब्लड टेस्ट हैं वो करवाने की तरफ आप जा सकते हैं।